रेक्टिफाइड स्प्लिट हम लोगों ने कल लिखा था ना, रेक्टिफाइड स्प्लिट को करेक्ट करो। दैट इज इथेनॉल मिक्स्ड विथ 5% वाटर इज कॉल्ड रेक्टिफाइड। इसे क्या कहेंगे? रेक्टिफाइड। अगर 5% पानी है तो उसे क्या कहेंगे? रेक्टिफाइड स्प्लिट। और 100% प्योर इथेनॉल को क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट अल्कोहल। ओके, नाउ अब देखिए, इथेनॉल का जब कंबशन किया जाता है, अब कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लो। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कल देख ली थी। कौन कौन सी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज है दैट इज इट इज न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रल है। और दूसरी चीज, सो नो इफेक्ट ऑन एनी लिटमस पेपर, सो हैज नो इफेक्ट, चाहे तुम कोई भी लिटमस पेपर ले आओ, ऑन एनी लिटमस पेपर, रेड हो या ब्लू हो, उसे चेंज नहीं करेगा। इट हैज कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, इट इज पोलर। ये कैसा होता है? पोलर in nature like water. So miscible with water, miscible with water in all proportion. लीजिए C2H5 that is CH3 CH2 और O इसके साथ ये H बॉन्ड है जो इसे पोलर बनाता है। ये इसका निगेटिव सेंटर है, सही है। तो अब ये इसका कैसा सेंटर है? ये इसका डाइपोल है, दो पोल हो गए। अब वाटर में भी क्या होता है बताओ? H O और H, ये निगेटिव होता है और ये कैसा होता है? तो क्या इनके बीच एक फोर्स लग जाएगा? इसीलिए ये आपस में मिल जाता है। देखो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये इसके साथ अट्रैक्ट कर जाएगा कि नहीं? इसीलिए मिक्स होता है। तो ये भी पोलर और वो भी पोलर, दोनों कैसे बताओ? पोलर। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना हाइड्रोजन से, तो खींच लेता है अपनी तरफ। अच्छा, तो ये प्रोपोर्शन में होता है। और इसका ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 78 डिग्री सेल्सियस। सो इट इज इजिली वोलाटाइल। ये कैसा है? इट इज इजिली वोलाटाइल। और इसका अगर इसे फ्रीज करना चाहो तो -114 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। पोलर इन नेचर क्या मतलब है? पोलर का मतलब है कि जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, शेयर्ड पेयर को। है शेयरिंग, बीच में होना चाहिए, लेकिन इसके सेंटर में 8 प्रोटॉन है। तो बोलो 8 प्रोटॉन की पावर ज्यादा होगी कि 1 प्रोटॉन की? वो खींच लेंगे। और अगर सब इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ आ जाएंगे तो क्या उस पर निगेटिव इफेक्ट नहीं आ जाएगा? तो ये निगेटिव, और तब इसके ही इलेक्ट्रॉन इससे दूर चली जाए तो क्या प्लस नहीं हो जाएगा? तो ये स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा पार्शियली, और ये पार्शियली क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, वैसे ही इसमें भी एक निगेटिव पोल है, पॉजिटिव पोल है। इस वजह से इसे डाइपोल कहा जाएगा। ये भी डाइपोल, ये मैग्नेटिक डाइपोल है और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और इस वजह से इसे पोलर इन नेचर कहा जाएगा। तो पोलर में डिसॉल्व होता है। जब तुम पेंसिल से लिखते हो
तो उसको डिसॉल्व करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हो? रबर का, इरेजर का, क्योंकि इरेजर भी नॉन पोलर है। तो जब तुम इरेजर से मिटाते हो तो ग्रेफाइट भी नॉन पोलर और इरेजर भी नॉन पोलर, तो दोनों मिल जाते हैं, डिसॉल्व। तो नॉन पोलर में घुलता है और पोलर, तो इसलिए इथेनॉल किस में मिक्स हो जाता है? वाटर में, क्योंकि वाटर भी तो पोलर है। तो पोलर ये भी कैसा है बताओ? पोलर। और ये कैसा है? पोलर। अब दोनों के विचार मिलते जुलते हैं, इसीलिए तो हर्षिता आयुषी के साथ घूमती है। इसको कहते हैं पोलर लाइक्स पोलर। ये एक स्टेटमेंट है। पोलर डिसॉल्व्स इन लाइक, डिसॉल्व्स इन लाइक। नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर एंड पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर। ये अभी हम लोग सोप की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो ये सेंटेंस वहां बोल्ड में लिखा है तुम्हारे कि लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक। बोलो, बात समझ में आ गई? तो अब इसका कितना हो गया बताइए? दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? -114 डिग्री सेल्सियस। लेट अस चेक इट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल -114। इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। इसलिए कभी भी तुम फ्रिज में भी रख दो तो भी जमेगा नहीं, क्योंकि फ्रीजर का टेम्परेचर -29 डिग्री सेल्सियस। फ्रिज में डाल दो विस्की की बोतल, -114। बोलो, जम पाएगी? अगली चीज देखिए, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल हो जाती है। आगे नाउ केमिकल प्रॉपर्टी देखो। फिजिकल समझ में आ गई? केमिकल प्रॉपर्टी देखो। दैट इज इथेनॉल इज कंबस्टिबल। पहली इसकी क्या प्रॉपर्टी है? इथेनॉल इज combustible. It burns to produce CO2 and water. ये क्या प्रोड्यूस करेगा? It burns, कल बता दिया था, to CO2 and water. स्नेहा कुमारी और निशान, तुम्हारी भी फी नहीं आ रही है, फी के साथ ही आओ। समझ में आ गया? देखो 20 तारीख से ऊपर हो गया, आप भी जमा करो। आपके में हमने भेज दिया QR कोड, उसको जमा करो। It burns to produce CO2 and water. जरा चेक करें, C2H5OH। और बताइए इसको अगर ऑक्सीजन दी जाएगी तो CO2 and water बनेगा। इसकी स्टोइकियोमेट्री बैलेंस करो आशीष, सब जगह स्टोइकियोमेट्री लगाओ। पहले यहाँ लगाओ, थोड़ा तेज बोलो। तो बोल ही नहीं रहा, सुनी ना, बोलो, यहाँ बोलो, यहाँ बोलो। करेक्ट। तो इस तरीके से इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है दिव्या? इट बर्न्स कंबस्टस। कंबस्टस का मतलब है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। जब मैं कंबस्टिबल बोल रहा हूं तो तुम्हारे मन में क्या चीज आनी चाहिए? कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। क्या तुमने इथेनॉल का पार्शियल ऑक्सीडेशन भी देखा है? बोलो दीदी। करेक्ट। It partially oxidize in presence of alkaline KMnO4 or acidified K2Cr2O7 to produce ethene। वो partial oxidation और ये complete oxidation। सही है? So it partially oxidize in presence of, किसके presence में? Oxidizing agent alkaline KMnO4 और acidified
K2Cr2O7 to produce, स्नेहा विष्णु सेंटेंस पूरा करो। टू प्रोड्यूस, पूजा, कोई बात नहीं, वंदना, इंद्रजीत, ज्योत्सना, इथेनोइक एसिड हैं? सो इथेनोइक एसिड ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है? दैट इज C2H5OH। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पे 5-5 नंबर पे क्वेश्चन बन जाता है। दैट इज एल्कलाइन KMnO4, केस स्टडी का क्वेश्चन है। और एसिडिफाइड K2Cr2O7, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम वैसे लिखा दिया है, दैट इज परमैंगनेट। और ये क्या है? दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और बना क्या देता है बताओ? CH3COOH। ये इसकी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी, एक है कंप्लीट ऑक्सीडेशन और एक है पार्शियल ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखो तीसरी चीज, इथेनॉल इज यूज्ड एज क्लीन फ्यूल। तीसरी चीज क्या है? इवन अब हमारे देश में हम लोग चीनी बेचना बंद कर दिए हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, इथेनॉल को 20% इथेनॉल अब पेट्रोल में मिलाया जाता है। हम लोगों ने पेट्रोल कम लेना शुरू कर दिया दूसरे से, और इथेनॉल मिक्सी जा रही है। अभी ये 2 महीने पहले हुआ है, जो हमारे ऊर्जा मंत्री उन्होंने किया ना। तो इससे आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम बढ़ रहा है, और किसानों को भी उनकी फसल का, गन्ने की फसल का अच्छा कीमत मिल रहा है। नाउ सी दैट अगर इथेनॉल किससे बनाया जाता है? इथेनॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, इसको केन, शुगर केन से बना सकते हैं। शुगर केन गन्ने से बना लेंगे। ठीक है, एक कैटलिस्ट है जिसे ZSN कहते हैं, कैटलिस्ट की कोई बात नहीं, बस शुगर केन को उसको सड़ा लेते हैं। किसी भी चीज को तुम अगर सड़ा लो तो उसमें जो स्मेल आती है, जो वेपर उठती है, वो इथेनॉल ही है। अगर तुमने गेहूं को सड़ा लिया तो उसको बार्ली की शराब कहेंगे, अंगूर को सड़ा लिया तो अंगूर की शराब, किसी भी फल को सड़ा लिया तो उसको कहेंगे फल की शराब। जिसको तुमने सड़ा लिया उसी की शराब। उसकी वेपर्स को कलेक्ट कर लो, उसको गर्म करो सड़ाने के बाद, और उसकी वेपर को कूल करके कलेक्ट कर लो, शराब तैयार। जो 100 साल तक सड़ाते हैं वो और महंगी शराब, और वो हमारी बॉडी में नशा करता है। तो एनीथिंग, इसको कहते हैं फर्मेंटेशन या किण्वन की प्रक्रिया। क्या कहते हैं? अगर आपने गन्ने से मोलेसेस बनाया, क्या बनाया? जो खांड होती है ना, जैसे गन्ने को गाढ़ा करते जाओ तो बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, नहीं ब्राउन हो जाएगा। और फिर उसको क्या करिए बताइए? किसी डिब्बे में बंद करके थोड़े पानी के साथ 4-5 महीने छोड़ दो, सड़ जाएगी बिल्कुल। फिर उसकी वेपर्स निकालो, कलेक्ट करो, उससे अल्कोहल बन जाएगा, उससे इथेनॉल। इथेनॉल बनने की प्रक्रिया तुम्हें समझ में आ गई कैसे बनती है? तो बोलो हमारे यहाँ मेनली इथेनॉल किससे बनाया जाता है? क्या आपको मालूम है कि यूपी चीनी का कटोरा है? यूपी इज द बाउल ऑफ शुगर। केन्या के बाद दूसरा स्थान विश्व में भारत का ही चीनी उत्पादन में, और तीसरा ब्राजील। 3 ही देश चीनी उत्पादन करते हैं, बाकी 195 देश उसको कंज्यूम करते हैं। 3 देश बनाते हैं और 195 देश खाते हैं। लेकिन उसमें भी भारत ने बोल दिया है कि अब हम चीनी नहीं दे सकते, हम अपनी चीनी से अब हम इथेनॉल बनाएंगे और 20% इथेनॉल अपने पेट्रोल में मिला लेंगे। इससे हमें सऊदी अरब और UAE से अब और पेट्रोल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इथेनॉल एक क्लीन फ्यूल है और इससे कोई भी ऐसी गैस नहीं निकलती कंबशन के बाद जो हमारे एटमॉस्फेयर को खराब करे। क्या कुछ निकल रहा है ऐसा? तो इसलिए हम इसे यूज करेंगे। बोलो, बात समझ में आ गई? तो अब इस चीज को लिखो, इथेनॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम शुगर केन।
तो सबसे पहले जो शुगर केन को बॉईल करो तो क्या होगा बोलो, बॉईल करने के बाद मोलेसेस क्या बनता है, जिससे गुड़, मोलेसेस को तुम पिघला हुआ गुड़ समझ लो, समझ में आ गई, ये गुड़ ही समझो। और गुड़ के बाद आपने क्या बताया, चाहे तो इसमें बैक्टीरिया डाल दो या फर्मेंटेशन, किड़वन, कीड़े लग जाए उसको फर्मेंटेशन, दैट इज फर्मेंटेशन। इसका फर्मेंटेशन कर दिया तो वास्तव में तुम शुगर केन जब मैं बोल रहा हूं तो इसी को ही समझो, इससे ज्यादा कुछ और मत समझो। इसी से क्या बन जाएगी, इथेनॉल। वैसे भी तुमको मालूम है कि हमारी मसल सेल में इथेनॉल ही तो बनता है, तो क्या वो भी एक एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं है? इसीलिए तो डिब्बे को बंद कर दिया जाता है कि उसमें ऑक्सीजन ना जा पाए और एनारोबिक बैक्टीरिया उसमें रेस्पिरेशन करे और उसको इथेनॉल में बदल दे। वही काम तो यहाँ भी हो रहा है। क्यों तुम उसे बंद कर देते हो बताओ? जिससे कि उसमें जो बैक्टीरिया डालो, आधा किलो बैक्टीरिया डाल दो, इथेनॉल बनाओ, सही? तो क्या बनता है बताइए, C2H5, ओके। C2H5OH क्या है बताइए? इट इज क्लीन फ्यूल, इट इज क्लीन फ्यूल भी है एंड इट इज, इसमें यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड एज एडिटिव इन पेट्रोल। कितना मिक्स कर सकते हो? पेट्रोल ज्यादा भी मिक्स कर सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ इतना है नहीं, हम 20% मिक्स कर रहे हैं, उतना तो हम बाहर से नहीं खरीदेंगे। चलो, so it is used as additive in petrol। आगे की बात देखो कि तो इथेनॉल का एक केमिकल यूज क्या बता दिया गया, ये पेट्रोल की तरह बन यूज किया जा सकता है। चौथी चीज देखो, इथेनॉल के बर्तन में अगर तुम इथेनॉल में निष्का सोडियम का चंक डाल दोगी तो क्या होगा? ये है इथेनॉल। करेक्ट। सो इथेनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल, इथेनॉल, और कोई गैस भी निकलेगी क्या? रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल, ठीक है, टू प्रोड्यूस, ये विग्रसली रिएक्ट करता है, तेजी से रिएक्ट करता है, टू प्रोड्यूस C2H5ONA and H2। चेक करो, C2H5OH में अगर आपने सोडियम डाल दिया तो कुछ नहीं, बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, इससे ज्यादा मत सोचो, H हट जाएगा, नहीं आ जाएगा, ऐसा तो होता ही है। तो क्या बनेगा, C2H5ONA बन गया और हाफ H2, O माइनस रहेगा और ये प्लस, ये आयनिक कंपाउंड होगा, और इसमें पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो आयन है इसका नाम बताओ, इथॉक्साइड आयन, और ये जो आयन है इसका नाम बताओ, दैट इज, या तो तुम बोलो इथेनोएट आयन या एसीटेट आयन, इसके दो नाम, क्या नाम है? एक तो नाम है इथेनोएट, इथेनोइक एसिड होता है जैसे नाइट्रिक एसिड, लेकिन जब नाइट्रिक एसिड में तुम क्या करते हो, सिर्फ इतना ही लिखते हो, तब इसका क्या नाम हो जाता है? तो नाइट्रेट आयन क्या नाम हो जाता है बताओ? नाइट्रेट आयन नहीं हो जाता है। इसी तरीके से आप ये बताओ कि CH3COOH को क्या कहते हो? इथेनोइक एसिड। और मैं अगर इसी को आयन में लिखना चाहूं तो फिर इस आयन का क्या नाम बताओगे? इथेनोइक आयन, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बाकी है। तो ये इथेनोइक आयन, बोलो बात समझ आ गई? अगर ये इथेनोइक आयन है तो स्नेहा बिश्नोई ये क्या है? सोडियम इथेनोएट, क्या नाम हो जाएगा? और सोडियम
इथेनोएट। इसी का दूसरा नाम पलक क्या है? एसीटेटाइन, क्योंकि वो तो निकनेम है ना, क्योंकि एसिटिक एसिड, इसी का दूसरा नाम क्या है? यहां से देख लो, क्या कहते हो? एसिटिक एसिड। तो इसके नाम पे इसका क्या नाम बनेगा? एसीटेटाइन। एसीटेटाइन। तो फिर इसका दूसरा नाम भी बताओ। सोडियम एसिटेट। बोलो, बात समझ में आ गई? अब तुमसे दो चीज पूछी जाएगी, एक सोडियम इथॉक्साइड का फार्मूला बताओ, एक सोडियम इथेनॉइड का फार्मूला। इथॉक्साइड अब सोडियम इथेनॉइड का बताओ। माइनस N2, सही बताया, अच्छी बात है। इंद्रजीत, सोडियम इथॉक्साइड। CH3CH3COO। तुमको आइडिया ही नहीं है। सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम एसीटेट, सोडियम इथेनॉइड, सोडियम इथॉक्साइड Na+, सही है। सोडियम इथेनॉइड, एसीटेटाइन, माइनस इथॉक्साइड है। यानी आइडिया हो गया लगभग आप लोगों को कि क्या है। अब देखिए, ये इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम, ये तो इथॉक्साइड है, तो सोडियम इथॉक्साइड, क्योंकि मेटल पहले लिखा जाता है। सोडियम इथॉक्साइड और H2 गैस निकलेगी, तो फिर से इसमें आपसे पूछा जाएगा कि कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ H2 का पता करो, तो आप क्या करोगे? 2C2H5ONA और प्लस H2। तो इस रिएक्शन को देखो बुक में कैसे कराया गया, क्या इसका डायग्राम बना है? बना होगा तो हम लोग भी बना लेंगे। कंफर्मेटरी टेस्ट, इथेनॉल है, इसका कैसे चेक करेंगे ना? अब देखो, ना इसके लिए आप एक टेस्ट ट्यूब ले लें, उसमें इथेनॉल डाल लें, उसमें कॉर्क लगा लें, और कॉर्क के बाद इससे जो गैस निकलती है उस गैस को किसमें डालें? सोप वाटर सोल्यूशन में। सोप वाटर सोल्यूशन से कुछ बबल्स निकलेंगे, उन बबल्स को हवा में उड़ने दें, और जो ये बबल्स निकलेंगे इन्हीं के नीचे सुलगती हुई तीली, दैट इज बर्निंग स्प्लिंटर ले आओ, तो ये किस आवाज के साथ बस्ट करेगा? पॉप साउंड के साथ। तो इससे पता चल जाएगा ये सोप सोल्यूशन है, और इसमें आने वाली गैस H2 है, जबकि इसमें जो चंक पड़े हुए हैं वो किसके हैं? और ये C2H5OH है। बाकी इसको आप एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड से लगा दें, ठीक है। ये क्या चीज है? अगर ऐसा करने से, सोडियम के डालने से ऐसा हो रहा है, तो एक कंफर्मेटरी टेस्ट है। 2-4 चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि Na के साथ तो एसिटिक एसिड भी रिएक्ट करके यही सब देगा। तो एक काम ये कर लेना, अभी 1-2 और काम बता रहे हैं। तुम्हें इंश्योर करना होगा कि ये इथेनॉल है। पहली बात, स्मेल करके देखना, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, फिर उसमें लिटमस पेपर डालना, तो उससे पता चल जाएगा, ठीक है कि नहीं? अगर तुम उसमें ब्लू लिटमस पेपर डालोगी जस्मिता इथेनॉल में, तो क्या इफेक्ट आएगा, और रेड डालोगी तो क्या इफेक्ट आएगा? बोलो,
कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि वो न्यूट्रल है। सो देयर इज नो इफेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल और कंफर्मेटरी टेस्ट, ये तीन चीज दे दे तो जान जाना इथेनॉल। सही। चलो अगली चीज, इथेनॉल को फिफ्थ इंपॉर्टेंट, इथेनॉल से तुम इथीन भी बना सकती हो। इथेनॉल से क्या बनाया जा सकता है, ऐसा आपकी बुक में दिया हुआ है, जरा चेक करो। सो इफ ethanol is treated at 170 degrees Celsius, ethanol is treated with concentrated, बिल्कुल concentrated सल्फ्यूरिक एसिड तेजाब होती, वो डाल दो, अब थोड़ा सा गर्म करो, सब कुछ इथीन गैस बन जाए। कंसंट्रेटेड H2SO4 कितने पर, 170 डिग्री सेल्सियस से करो। CH3 और CH2OH, यही तो इथेनॉल होता है। और मैंने इसमें क्या डाल दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4, और कितने डिग्री पर, देख लो ये 5 चीजें तुम याद रखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोग आ गए हो। CaCl2 ये क्या है, डी कैल्शियम क्लोराइड, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये कहीं भी डाल दोगे। तुमको अभी फोटोसिंथेसिस में दिखाया था, इसने सारा KOH और ये वाटर खींच लेता है। इसको क्या कहते हैं, निर्जलीकारक, जल को ही हटा दो। इसको क्या कहते हैं बताओ, डिहाइड्रेटिंग। हाइड्रेशन होता है, उल्टा प्रोसेस क्या है, डिहाइड्रेशन, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और दूसरा कौन सा है बोलो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कंसंट्रेटेड H2SO4 और ZNO, ये सब क्या है। अगर भूल जाओ तो उनमें से कुछ लिख लेना, तुम्हारी इक्वेशन सही हो जाएगी। इसलिए तुम्हें ये याद होना चाहिए, इसमें वाटर निकालना है। वाटर कैसे निकालना है, तुम इसे CH3 ना लिखकर तुम एक H यहाँ लगा लो तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, और OH यहाँ ना लिखकर OH लगा दो तब भी तो ये इथेनॉल ही है। चेक करो जरा, CH3 CH2OH। और ये क्या है बताओ, क्या ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो क्या ये इन सबको हटा देगा, यहाँ से हटा देगा तो फिर ये एक एक बॉन्ड या डबल बॉन्ड बन जाएंगे। तो फिर क्या बन जाएगा बताइए, CH2 डबल बॉन्ड प्लस H2। यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या काम कर रहा है, इट्स रोल इज एज ए, बताया करो, निर्जलीकारक। ठीक है। सो हियर आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2OH, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लिखना चाहो या ये लिखना चाहो, दोनों एक ही चीज है, ऐसे चाहो ऐसे लिख दो तो इथीन बन जाता है। अभी कल मैंने आपको इथीन से इथेनॉल यानी हाइड्रेशन करने का तरीका बताया था, तब डाइल्यूट यूज करना, और उल्टा काम करना है तो कंसंट्रेटेड, ये याद रखना। और हीट भी करना पड़ेगा, तो उसमें हीट नहीं करना पड़ेगा, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। ठीक है, ऐसा करेंगे, दिस इज इथीन बन जाएगा। अब जरा देखिए, बुक में लिखा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैसे बना, क्योंकि ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, फिर से समझो, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। कंसंट्रेटेड H2SO4 जो होता है वास्तव में वो ओलियम होता है, उसको तुम समझो। क्या तुमको ये बात मालूम है कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का ये फार्मूला है, और एक और कंसंट्रेटेड H2SO4 का क्या फार्मूला है, ये। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 जब आपस में मिलते हैं तो एक वाटर ये निकाल ही देते हैं, और इनका फिर क्या फार्मूला बन जाता है, HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये देखो इसके बाद O, और फिर S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और फिर O और H, ये H2S2O7। जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि कंसंट्रेटेड H2SO4 तो तुम ओलियम ही समझो। ओलियम का मतलब धुएं, क्योंकि इसमें वाटर निकल चुका है, अब ये वाटर की खोज कर रहा है कि कहीं से पानी मिल जाए, अलग अलग हो जाए। कंसंट्रेटेड में ये लोग वाटर हटा करके, जैसे बॉन्ड्स नहीं बनते हैं, लोग पहले भी देख चुके हैं, प्रोटीन के बॉन्ड, अमीनो एसिड के बॉन्ड, वैसे ये तो कंसंट्रेटेड एसिड वाटर हटा देते हैं और ओलियम बना देते हैं। जब तुम इसको डालोगे तो क्या उसी से खींच के वो अपने मॉलिक्यूल पहले पूरे नहीं करेगा, अपना काम पूरा कर लेता है, ये वाटर हटा।
पूरी बात समझ आ गई? तो इतना हमें समझना नहीं, बस ये तुम समझो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और यही ओलियम ही इसका नाम है। सर जो इक्वेशन है तो उसमें बुक में H2O की जगह केवल H2 लिखा है। क्या लिखा है? उधर H2O की जगह केवल H2 लिखा है इक्वेशन बुक में। नहीं लिखा, यही है, गलत है, हमारे में तो लिखा है पूरा। सर वो आपके में गलत लिखा, ये देखो ना, मेरे में पूरा लिखा। चलिए अब यहाँ क्या लिख रहे हैं? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्टिंग एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी वाटर निकालता है। H2SO4 acts as इतनी बात हो गई। आगे देखो, ये तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी। अगली चीज, कंसंट्रेटेड H2SO4 की एक और भी प्रॉपर्टी है, इथेनॉल की एक और प्रॉपर्टी है। इथेनॉल को जब इथेनोइक एसिड से रिएक्ट करावे तो क्या होता है? सिक्स्थ प्रॉपर्टी, नाउ सिक्स प्रॉपर्टीज के देखो। कल 4 to 7 आपकी क्लास होगी जिसमें 1 आवर मैथ होगी और बाकी 2 घंटे में ये चैप्टर हम खत्म करेंगे। हमें 2 और अभी चैप्टर, फिर भी इन्वायरमेंट बाकी ही रह जाएगा एग्जाम तक, लेकिन बाकी तो मैं अच्छे से करा दूंगा, ठीक है? कल 4 से 7 आपको आना है। क्या अब ये कल खत्म हो जाएगा, फिर हेरिडिटी शुरू करने के करके क्या सर मैग्नेटिक हेरिडिटी के लिए 2 दिन हमको चाहिए, चाहे तो तुम अब मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए 7 दिन। अब आपकी मर्जी है, वो पहले करना वो कर लो जैसे चाहो। मैग्नेटिक ठीक है, चलिए अगला चीज देखें। दैट इज, अगर देखो आपको क्या करना है, आपके बुक में ऐसा बीकर बना हुआ है और बीकर में वाटर डाल दिया है, वाटर में एक टेस्ट ट्यूब डाल दिया है, टेस्ट ट्यूब में 2 चीज डाली है। कौन कौन सी 2 चीज डाली है? ये देखो, ये 2 चीज। तो इसमें C2H5OH डाला है और प्लस क्या डाला है? दैट इज CH3 COOH, 2 चीज डाली है। इस पूरी चीज को वायर गेज पर रख दिया, इसको किस पर डाल दिया? वायर गेज पर। और वायर गेज को किसके ऊपर रख दिया? ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रख दिया। और इसके बाद इसको हीट किया, डायरेक्टली हीट नहीं करना है। कई बार क्या होता है, ये फ्यूल है, इथेनॉल ये जलने ही लग जाए, तो इसको इनडायरेक्ट हीटिंग कर रहे हैं। ये वाटर है, वाटर में डाला है टेस्ट ट्यूब, तब हीट कर रहे हैं। और इसमें क्या चीज भरी हुई है? ठीक है, तो इसको हीट करने पर क्या होगा बताओ? इसको अगर जब आप हीट करेंगे और इसके पास अपनी नोज ले आएंगे तो इसमें बनाना लाइक फ्रूट स्मेल आएगी और क्या बन जाएगा? ईस्टर बन जाएगा। वो बात समझ में आ गई कि नहीं? इट स्मेल्स, ये परफ्यूमरी में काम आता है, खाने की चीजों में एडिटिव के काम आता है। ईस्टर की यही सब काम परफ्यूमरी में भी है और एडिटिव, फ्लेवरिंग एजेंट इन फूड, खुशबूदार होता है। जरा देखो होता क्या होगा। दैट इज रिएक्शन ऑफ दिस। तो इथेनॉल किससे रिएक्ट करता है बताओ? रिएक्ट्स विद किसके किसके साथ? दैट इज एब्सोल्यूट इथेनॉल की। अगर हम इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? ईस्टर मिल जाएगा। चलिए
अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको क्या बताया, दैट इज रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग। यहाँ देखो किसकी प्रेजेंस, यही चाहिए फिर से, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 और उसको ल्यूकवार्म कर दो। ल्यूकवार्म का मतलब गुनगुना। सर हम रिएक्शन में H2SO की जगह पे हाइड्रोजन वगैरह भी यूज कर सकते हैं CH2। अब इन्होंने इसको यूज किया है, वो यूज किया जा सकता है, ना याद है तब करना, अदरवाइज इसे ही यूज करो, ठीक है। और इसे क्या करना बताइए, एंड हीटेड, तो क्या होगा जरा चेक करें, CH3 COOH और प्लस क्या किया बोलो, दैट इज, इसको मैं उल्टा लिख रहा हूं, वैसे है ये इथेनॉल लेकिन मैंने इसे कैसा लिखा है, इधर की तरफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, OH इधर लगा उधर लगा। तो इसमें क्या होगा, चूंकि ये एसिड है तो इसमें से H निकल जाएगा और उसमें से क्या निकलेगा, इसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो मिलके वाटर बना देंगे। इसको कौन निकालेगा बताओ जरा, कंसंट्रेटेड H2SO4 में तो वो पावर होती है, अभी मैंने तुमको दिखा दिया, क्योंकि इसके पास है ही नहीं वाटर तो ये लेगा, अपने मॉलिक्यूल पहले पूरे करेगा। अच्छा बताओ, अगर ये निकल गया तो अब क्या बना, नाउ इट गिव्स CH3 C, देखो ये COOH है, मैं एक बार और बता दूं आपको, ये वास्तव में C पे ऑक्सो ग्रुप है और ऑक्सो पर या कार्बोनिल ग्रुप पर एक और अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा रहता है और एक तरफ एल्काइल, तो उसी को तो इथेनोइक एसिड कहते हैं, यही चीज होती है ये। और इसमें मैंने किससे रिएक्शन करा दी, CH2CH3 से, तो बोलो क्या बनेगा, ये निकल गया, बिल्कुल ऐसे ही आपकी बुक में लिखा है, इसीलिए मैं भी ऐसे ही लिख रहा हूँ, चेक कर लो, आप रिकंसाइल कर लो। तो इससे क्या बना बताओ, C डबल बॉन्ड O बना और O ये रहा और ये क्या रहा, बोलो बात समझ आई। अगर इसे देखा जाए, इस पे माइनस लगा दिया जाए, इस पे प्लस लगा दिया, इसे एल्काइल बोलो, क्या बोलोगे, एल्काइल ना बोल के इथाइल बोलो, क्योंकि C2H5 है तो ये इथाइल हो गया। ये बताओ सरोज ये क्या है, CH3 COO माइनस को तुमने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले, बाकी तो C2H5 है ही है, ये चीज क्या है, इथेनोइट है, तो पूरा नाम बताओ इसका, ये बताओ ये क्या है, इथाइल एल्काइल, एक जन मिथाइल इथाइल प्रोपाइल तो तुम जानती हो ना, एक निकल जाता है तो एल्काइल बोलती हो, तो ये क्या हुआ इथाइल, और ये क्या है, तो इसका पूरा नाम क्या हुआ, पूरा बोलो, इथाइल इथेनोइट तो बोलो, क्या नाम हुआ, इथाइल, सही है। तो देखो इथाइल इथेनोइट, इट इज द 9th होमोलोगस सीरीज कॉल्ड एस्टर, सही। अभी 8 होमोलोगस सीरीज सीख ली ना आपने, 9th होमोलोगस सीरीज कौन सी है, एस्टर। बाकी अगर 18 सीखनी है तो 12th क्लास में जाओ, वहाँ 18 मिल जाएगी, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, अभी तो 8 ही हैं आप, लेकिन ये 9th ग्रुप, ये एक अलग फैमिली। अभी देखो कितनी देर से इस तरह बोल रहे हैं, ये वास्तव में होमोलोगस सीरीज के बारे में ही बताना चाहते थे, तो इस चीज को लिखिए, इट इज ए फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे क्या कहेंगे बोलो, एस्टर। फिर से समझो, HCOO CH3, अदिति इसका नाम बताओ, मिथाइल सही, तो पूरा जानती हो, मिथाइल, और ये मिथेनोइड ग्रुप, तो क्या बताया इन्होंने, मिथाइल मिथेनोइड, और इसे क्या बताया था ऊपर वाले को, अच्छा इथाइल इथेनोइड। ये तो अब तो मुझे लगता है कि सुनील भी बता देंगे, तो ये इतना जब सभी लोग बता रहे तो सुनील भी काफी से बोलो, प्रोपाइल और प्रोपेनोइड,
अब तो निष्ठा भी बता देंगी। नाउ मिथाइल इथेनॉल का फार्मूला बताओ, बोलो। मिथाइल, क्योंकि अभी तक इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक भी जवाब नहीं दिया, आज मुझे उम्मीद है दे दें, क्योंकि आज बिल्कुल अब क्लियरली समझाना है, मेरी तरफ से कमी कोई नहीं, तो आज बता देंगे। मिथाइल इथेनॉल, हाँ बोलो। आप बताओ। CH3COO minus CH3 plus। सही है, ईस्टर समझ में आ गया तुम्हें कैसे कहा जाता। तो CH3COO माइनस, आधा तो उन्होंने बता दिया था, आगे अटक गई थी। इसको कहेंगे एल्काइल एल्केनोइड। इसको जैसे तुम कहते हो ना एल्केनोइक एसिड, एल्केनॉल, एल्केनल, एल्केनोन, तो इस ईस्टर वाली फैमिली जो 9th फैमिली है, इसका नाम क्या कहलाता है? एल्काइल एल्केनोइड। देखो इस चीज को, एल्काइल एल्केनोइड, इसको कैसे कहते हैं बोलो? RCOOR डैश। क्या नाम होता है इसका? RCOOR डैश। बोलो, समझ में आ गया? चलो, तो क्या कही गई बात आपसे कि व्हेन इथेनॉल किससे रिएक्ट करता है? इसको देखिए, इथेनॉल रिएक्ट्स विथ, यहां पे देखो, तो ईस्टर बना देता है, ये चीज है, ठीक है ना? ओके, मान लीजिए आपने क्या कहा बताइए? इथेनॉल रिएक्ट्स विद इथेनोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड हीटेड, इट प्रोड्यूसेस, ये क्या प्रोड्यूस करता है? ईस्टर, जैसा कि वंदना बता रही थी। और उस ईस्टर का नाम क्या है बताइए? इथाइल। इथाइल इथेनोइक का दूसरा नाम क्या है? करेक्ट, इथाइल एसीटेट, जैसा कि वंदना ने बताया, क्योंकि इनको मालूम था कि इथेनोइड को क्या कहते हैं? एसीटेट, तभी तो इन्होंने बताया एसीटेट। समझ में आ गई बात? अब देखो, हमारे पास क्या चीज है? CH3COO-C2H5, ठीक है? CH3, अगर इसमें इससे क्या वाटर निकाल लिया गया, चेक करो, प्लस वाटर भी तो लिखना पड़ेगा ना, इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा? H2O लिखो, क्योंकि वाटर हटेगा तो यहाँ लिखा जाएगा ना, तभी तो बैलेंस होगा। अब पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? फिर से वापस मिल जाएगा। ईस्टर्स देखो, पहले इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में वाटर निकाल तो ईस्टर बना, और ईस्टर बन गया बड़ा खुशबूदार, और किसी ने पानी डाल दिया तो क्या उसकी बनाना स्मेल चली गई? बनाना स्मेल क्या चली गई? विनेगर की पंजेंट स्मेल भी आने लगी, और उसमें इथेनॉल की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल भी, शराब भी लगने लगा, और विनेगर की पंजेंट, तो स्मेल ही खराब हो गई। वो बदल जाएगा, यानी पानी डाल दो तो टूट जाएगा ना फिर से। पहले इन दोनों को जोड़ लिया, अब तोड़ दो, देखो जुड़ गए ना, ये पलक जुड़े कि नहीं जुड़े, और यहीं पे इसमें वाटर डाल दो तो क्या होगा? अलग। सही है? इफ क्या होगा बताइए? वाटर इज एडेड इन ईस्टर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, थोड़ा सा हल्का सा HCl डालो, या हल्का सा डाइल्यूट NaOH डालो, इट गिव्स बैक इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। ये रिएक्शन साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसलिए अभिक्रिया साबुनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। दिस इज नोन एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, एंड दिस इज नोन एज डिसैपोनिफिकेशन। ये डिसैपोनिफिकेशन, और जो बनाने जा रहे हैं वो क्या है? सैपोनिफिकेशन। समझो, ईस्टर में पानी डाल दिया, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। अगली लाइन पढ़ो, बुक में लिखी है यही, नीचे की 3 लाइन पढ़ो तो पता चल जाएगा। दैट इज, ईस्टर्स क्या होते हैं? ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग
substance. It smells like fruit banana. अच्छा, it is used as, किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? फ्लेवरिंग एजेंट। और इन परफ्यूमरी, परफ्यूमरी का मतलब है इत्र के काम में। सर प्लस का साइन मिथाइल एसिड CH2 का एसिड या फिर CH2CH3। अब ये यहीं पे टूटेगा तो इसी पे आएगा, यहाँ टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा ना। चलो इतनी बात तुमको समझ में आ गई। स्टर किस काम में आता है? हाँ बोलो। एस्टर तभी बनता है जब इथेनॉल और इथेनॉल एसिड रिएक्ट करते हैं, नहीं बनता। एक अल्कोहल होना चाहिए और क्या होगा? व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड देन फ्रूट स्मेलिंग क्या बनेगा बताओ? ये एस्टर। देखो बहुत अच्छी चीज पूछी इन्होंने। क्या पूछा है बताइए? व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद, किससे रिएक्ट करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड। देन किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड हीटेड, हीट कर दिया जाए, देन ईस्टर्स आर फॉर्म। कोई गैस भी निकलती है जस्मिता की? नहीं निकलती है, बताओ। H2 वाटर है, उसी में मिक्स रहेगा क्योंकि ल्यूक फॉर्म में कोई गैस थोड़ी निकलेगी, नहीं। अच्छा, कहने का मतलब है व्हेन एल्केनॉल रिएक्ट्स विद एल्केनोइक एसिड, इसको कई तरीके से बोल सकते हो। अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हो या एल्केनॉल को। अब जरा देखो, तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि मीथेनोइक एसिड प्लस मीथेनॉल, और यहाँ लिखा है कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीटेड। ये सब रिएक्शन आती हैं, ये सब बोर्ड में आई हुई रिएक्शन है। तुम सिर्फ ये बता दो सुनील बनेगा क्या, कॉपी पे करके भी बता सकते हो। मिथाइल मीथेनॉल, मिथाइल मीथेनोइक, चेक करें मीथेनोइक एसिड का इसका फार्मूला बताओ। इनको तो एबीसीडी चाहिए, बस लिख उतारने के लिए यहाँ आती है। आप बोलो मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड का CH3COOH। ठीक है, तुम भी उतारो, आप बोलो। HCOOH। इथेनोइक मीथेनोइक में फर्क ही नहीं समझ पा रहे। और फिर तुम गलत करोगी, दीदी हमको फोन करके बोलेंगे, तुमको कुछ नहीं बोलेंगी, कहेंगे हमारी बिटिया तो जीनियस है, आप ही में कमी होगी। ठीक है, ऐसा पहले भी बोलिए, हमारे यहाँ तो ओके है सब। समझ आई बात कि नहीं? HCOOH। मीथेनॉल का फार्मूला बताइए निष्का। बहुत देर लगाते हैं वो लोग, पीछे वाले तेज बोल ही नहीं रहे तो बता ही देती ना। यहाँ तक ठीक है? अब ये इन दोनों के मिक्सचर से क्या बनेगा? इसका H निकलेगा और इसका क्या निकलेगा? आप सीधा भी लिख सकते हो, लेकिन निकालने का यही तरीका। पहले आप ये लिखो, बाद में ये, क्योंकि पीछे लगेगा, ये आगे नहीं लगेगा। अब ये HCOO CH3, जस्मिता इसका नाम बताओ, बताने दो इनको, बताओ। मिथाइल इथेनोइक कहाँ है? या कहाँ एथ कहाँ? बोलो। मिथाइल, जब एक ही कार्बन तो मेथ बोलो ना, सही है? ये मिथाइल फॉर्मेट बोल रही, क्या ये ठीक बोल रही? क्योंकि फॉर्मिक एसिड है तो फॉर्मेट भी बोल सकती है। भाई फॉर्मिक एसिड क्या होता है? HCOOH, इसे क्या कहते हैं?
अच्छा, अगर ये फॉर्मिक एसिड है तो फिर HC माइनस अंकुर राजी कौन सा आयन है? फॉर्मेट आयन। फॉर्मेट आयन, बोलो बात समझ में आ गई? तो इसलिए इसका क्या नाम हो गया? मिथाइल मीथेनोएट भी हो सकता है, और निकनेम चाहो तो मिथाइल फॉर्मेट लिखो इस चीज को, मिथाइल मीथेनोएट, और यह इसका नाम हो गया मिथाइल फॉर्मेट। आयुषी इस रिएक्शन को पूरा करो, प्लस H2O। बोलो बात समझ में आ गई? आगे की बात देखिए, तो इफ, ये तो बात तुमको पता चली चुकी है कि ये किस काम में आता है, ओके। अब इसकी उल्टी रिएक्शन, इफ वाटर इज पुट बैक, किसमें डाल दिया जाए बताओ? इन ईस्टर्स। इफ वाटर इज एडेड टू ईस्टर्स इट गिव्स बैक, वंदना सेंटेंस पूरा करो। It gives back a condensate of kind of vinegar. दैट इज, इट इज करेक्ट। इट गिव्स बैक कौन कौन से दो कंपाउंड देगा? Alcohol. दे देगा। अच्छा, वाटर ही पुट करना है कि कुछ और भी पुट करना चाहती हो? So mainly the water. और NaOH डाइल्यूट में, या फिर डाइल्यूट HCl। ये अगले पेज की पहली रिएक्शन है, जरा चेक करो। दैट इज, है ना, नेक्स्ट पेज की पहली रिएक्शन देखो, क्या उसमें क्या ऐड किया गया है? NaOH सर फिर इसको एस्टरिफिकेशन कहते हैं। इसको, ये रिएक्शन इसको लिखो, क्योंकि इसमें ईस्टर बन रहा है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन। ये सब ईस्टरिफिकेशन, ये पूरा पेज किसमें है? सब में ईस्टर बन रहा है। सो मेकिंग ऑफ ईस्टर फ्रॉम एल्कोहल एंड that is carboxylic acid in presence of dilute H2SO4 is called esterification reaction। बोलो बात समझ आई? इसका ही क्या क्या चीज है, ठीक है कि नहीं? और थोड़ा ऑर्गेनिक में तैयारी करो, नहीं तो मम्मी मुझको छोड़ेंगी नहीं यार, वो बहुत डांटते हैं। पिछली बार का हमने सुन रखा है। हाँ? चलो इतनी बात समझ आई? दैट इज एस्टरिफिकेशन। लिखो क्या होता है? एस्टरिफिकेशन क्या होता है बताइए? दैट इज मेकिंग ऑफ ईस्टर्स, किसके द्वारा? मेकिंग ऑफ ईस्टर्स बाय मिक्सिंग, किसको मिक्स करना है? एल्कोहल and carboxylic acid in presence of hot concentrated H2SO4 is called esterification। चलो अब हम बात करेंगे डीस्टरिफिकेशन रिएक्शन या सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। जब एस्टरिफिकेशन हो सकता है तो डीस्टरिफिकेशन भी हो सकता होगा। वो क्या है? सैपोनिफिकेशन का मतलब है साबुनीकरण की अभिक्रिया, इससे साबुन बनाना। वही हमारा अगला टॉपिक भी होगा। दैट इज व्हेन वाटर इज एडेड टू, वाटर को ऐड करो, इसमें ऐड कर दो। वाटर इज एडेड टू ईस्टर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl डाल दीजिए, या फिर क्या डाल दीजिए? डाइल्यूट NaOH। इट गिव्स बैक सोडियम सॉल्ट। देखो ये क्या क्या दे देगा, अगले पेज बना हुआ है, तो ऐसे ही इन्होंने बना दिया, ये भी ठीक ही है। इट गिव्स बैक एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज कॉल्ड, सिर्फ पानी डाल देने से
डीइस्टरिफिकेशन, ये डीइस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। एज दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन सोप इंडस्ट्री टू मेक सोप, वो भी हम आगे देख लेंगे। तो एज दिस reaction is used in soap industry to make soap, इसलिए so it is also called, इसे क्या कहेंगे, saponification, साबुन बनाने के काम में। जरा इस रिएक्शन को तो देखो। अब मैं एक ईस्टर लेता हूं जो तुम्हारे कॉमन है, इथाइल एसीटेट, जो तुम्हारी बुक का है, उसको जरा देखिए, CH3C डबल O C2H5, यही तो ईस्टर है। ये तो एसीटेट आयन है या इथेनोएट आयन है, और ये इथाइल इथेनोएट है। तो अब मैं इसमें वाटर डाल देता हूँ, और किसकी प्रेजेंस में डालता हूँ, डाइल्यूट NaOH। तो देखो तुम्हारी बुक में जो रिएक्शन दी गई है, क्या होगा, ये यहां से टूटेगा। अच्छा, जिसका H था उसको H मिल जाएगा, क्योंकि इसने H गंवाया था और इसने OH, तो इसको मिला H और इसको क्या मिला, ये माइनस था, ये प्लस था, और ये माइनस, ये प्लस, तो बन ही जाएगा। ठीक ठीक, क्योंकि ये तो माइनस था ना, तो ये पूरे पूरे मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अच्छा, क्या चीज बन जाएगी, CH3C डबल OH, और क्या बन जाएगा, C2H5OH। ये भी लिख सकते हो, वरना ऐसे भी लिख सकते हो, सब एक ही चीज है ना। दिस प्रोसेस, इसके दो नाम है, या तो इसे आप डीइस्टरिफिकेशन, ईस्टर को तोड़ना बोल दो, या सैपोनिफिकेशन बोल दो। इसको सैपोनिफिकेशन भी कह सकते हो ना। अब देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता, CH3C डबल बॉन्ड O और O था, सही है, और मैं यहाँ पर C17S, इसका डबल से एक ज्यादा लो, 35, ये तब भी ये अल्काइल ग्रुप है। 17 वाला भी तो मुझे मालूम है केरोसिन ही होता है, तो ऐसे भी लिया जा सकता है। तो ठीक है, ऐसा ले लो, C17S35 और C डबल बॉन्ड O और C2H5, और इसमें पानी डालिए, पानी भी डाल सकते हो, NaOH भी डाल सकते हो, NaOH डालिएगा तो Na इसके साथ आ जाएगा और इसके साथ क्या आ जाएगा, और ये रिएक्शन क्या बनेगी, C17S35 COO Na बन जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा, C2H5OH। तो मैंने यहाँ डाइल्यूट क्या ले लिया होगा, NaOH, और किसकी उपस्थिति में, प्लस वाटर। वाटर तो यही होगा, वाटर ही तो यहाँ है। वाटर आप लिखे नहीं तो यहाँ पे आप सीधा क्या लिख सकते हैं, बताओ, NaOH ही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, NaOH से इसकी रिएक्शन करा दी। इस चीज को कहते हैं सोडियम स्टीयरेट या लाइफ बॉय सोप। इसका क्या नाम है, सोडियम स्टीयरेट है। NaOH इसलिए डालना है क्योंकि जो Na होता है इसकी एल्कली की प्रॉपर्टी आती है, साबुन की प्रॉपर्टी होती है सफाई करने की। तो जब सोप के साथ इसको कर दिया तो फिर इसका नेचर बदल गया। अब मैं बताऊंगा कि बेसिक है। कभी तुमको पिछले सेकंड चैप्टर बताया था कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनने वाले सॉल्ट बेसिक होते हैं, ऐसा बताया था सेकंड चैप्टर में, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। तो अब ये बेसिक बन गया है। अगर तुम इसमें KOH मिला दोगी तो ये बन जाएगा हमाम लक्स, और उसका नाम हो जाएगा सोडियम पामीटेट। तो क्या ये सैपोनिफिकेशन की रिएक्शन है? तब तुम्हें यहाँ C16 लेना पड़ेगा। डबल करो 16, दैट इज C डबल बॉन्ड O। अब आप जिस भी साबुन से नहाते हो, लेकिन यहाँ पर अगर आप लाइफबॉय से नहाते हैं तो इसको कहते हैं कार्बोलिक सोप, और जो हमाम में बताने जा रहा हूँ उसको कहते हैं लग्जरी सोप।
कार्बोलिक सोप आपकी बॉडी में हार्ड सेक्शन करता है सोडियम, और जो पोटेशियम है वो बड़ी कोमलता से एक्शन करता है, तो उसे लग्जरियस कहते हैं। वो 33 रुपए का 100 ग्राम की बट्टी है, जबकि ये 20 रुपए की बट्टी है। थोड़ी बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो, आपको लाइबा का शायद ना पता हो कीमत, लेकिन हमाम का तो सभी को पता रहता है। सर ये क्या लिखा सोडियम? अब हम लोग देखते हैं दो चीज, सैपोनिफिकेशन समझ में आ गया, बस आगे चल के हम इसको फिर से डिटेल में करेंगे क्योंकि टॉपिक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सैपोनिफिकेशन क्यों है। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? सैपोनिफिकेशन के लिए अब इसमें क्या डालोगे बताओ? सर ये क्या लिखा सोडियम के बाद? KOH, सोडियम स्टीयरेट। क्या नाम है इसका? सोडियम स्टीयरेट। बोलो, बात समझ आई? अब यहाँ पे इसको तोड़ो, अब इसका क्या नाम आएगा बताओ? K इसके पास और OH इसके पास, इसको कहेंगे पोटेशियम पामीटेट। और COOK प्लस C2H5OH, इसको क्या लिखेंगे? पोटेशियम। ये लाइगो है और ये लक्ष्य। अब कभी भी जब तुम लक्स का साबुन उठाना, उसमें ये लिखा हुआ पढ़ना पोटेशियम पामीटेट, उसमें लिखा रहेगा इंग्रेडिएंट, ठीक? लाइबा उठा लेना कभी, दैट इज लक्स। इसे जब मैं लक्स कह रहा हूं तो इसको लिखिए लग्जरी सोप, और इसे क्या बोलोगे? ध्यान देते जाओ एक्यूमुलेट, क्योंकि अभी हमें जरूरत है इसीलिए बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, फिर वहाँ काम आएगा। इसको लिखो कार्बोलिक सोप, और इसको क्या लिखोगे? लग्जरी सोप। अभी पूरा चैप्टर आने वाला है, देखो इस चीज को, कार्बोलिक सोप, और इसे क्या कहेंगे बोलिए? कितनी बात हो गई? नाउ अब देखिए, दैट इज, इन्होंने इसको दो पार्ट्स में कराया बुक में, देखो जब CH3COOH बन गया तो उसके बाद में NaOH से रिएक्शन करा दी, वो भी सही है, बुक में देखो जरा, मैंने एक ही साथ करा दी। पहले उन्होंने पानी डाल के तोड़ा और फिर क्या किया? NaOH से रिएक्शन करा दी। चलो, इतना आप लोगों ने नोट किया? सर ये लास्ट के दो रिएक्शन बताना। नहीं बता। देखो, कहने का मतलब है कि अगर तुमसे पूछा जाए कि सोप क्या है, क्या पूछा जाएगा? तो तुम्हें कहना होगा सोडियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड सोप। बस, सोडियम है ना, सोडियम का सॉल्ट है, और ये किसका है? पोटेशियम। तो क्या लिखोगे बोलो? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स, और ये क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड है। COO माइनस क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो क्या बोलोगे बताओ जब सोप पूछा जाएगा? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत सारे C हो, एक दो ना हो, कितने हो? बहुत सारे। देन इट इज कॉल्ड सोप। इस चीज को लिख लो, सोप क्या चीज है? सोडियम, और या फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कौन सा? ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, कार्बोलिक, और ये लग्जरी सोप है। इट इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा बताइए? इट इज कॉल्ड सोप। सही है? जरा फिर से देखो, तुम्हारी बुक में क्या दिया है? CH3COO C2H5, और इसकी किससे रिएक्शन कराई है? बुक की दोनों रिएक्शन लिख रहा हूं, फिर से समझ लो। बोलो, ये यहां से टूटेगा, यहां से टूट गया। बुक की पहली रिएक्शन देखो अगले पेज की, यही है। तो बोलो यहाँ H और यहाँ क्या आएगा? इसका नाम बताओ, और इसका नाम क्या है? यहाँ तक सुनील सही है? अच्छा बताओ, क्या ये एक एसिड है? और अगर मैं इस एसिड को CH3COOH एसिड को NaOH से रिएक्शन कराऊं, जरा अगली रिएक्शन देखो बुक की, तो क्या बताओ ये बेस से कर जाएगा रिएक्शन?
करिए भाई, ये एसिड है ना, तो बेस से रिएक्शन कर जाएगा, तो बोलो H किससे रिमूव होगा? ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, साल्ट बन जाएगा। और कौन सा सॉल्ट बनेगा? सोडियम एसीटेट बनेगा। और क्या निकलेगा? ठीक है सरोज, ये अभी सोप नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत सारे सी होते तो ये सोप होता। अगर यहाँ 17, 18, 16 सी होते ना तो ये सोप होता। तो बुक अभी बेसिक बता रही है आपको, लेकिन फिर अगले टॉपिक पे इसी में 17 लगा देंगे, है वही चीज। और एल्काइल तो तुम जानते ही हो, फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1। अगर मैं C17 लिखूंगा तो तुम डबल करके एक बढ़ा दोगे, उसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं आपको। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं? 17 ले 16 ले, बस वही दो सोप रहेगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलो अब आगे की बात करिए। नेक्स्ट इज, चलो कुछ आपके लिए डिफाइन esterification, de-esterification। सर हाँ। ये हमने ऊपर वाली रिएक्शन लिखी, इसमें NaOH लिखना जरूरी है या नहीं? NaOH से तो ही रिएक्शन, ठीक है। सैपोनिफिकेशन, सो इसको लिखना पड़ेगा आपको कि दैट इज डीस्टरिफिकेशन इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप, सो इट इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। इन सोप में कैसे लिखें? दूसरा, चलिए नाउ राइट केमिकल रिएक्शन फॉर कंबशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल को पूरा जला दो। और दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। ऑक्सीडेशन समझते हो? इथेनोइक एसिड बनाना KMnO4 की प्रेजेंस में या K2Cr2O7 की प्रेजेंस, वो ऑक्सीडेशन। एक कंबशन होता है और एक क्या होता है? डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल कलर। बताओ अगर इथेनॉल का डिहाइड्रेशन करोगी तो क्या बन जाएगा? वाटर निकाल दो इथेनॉल, बोलो क्या बनेगा? श्रेया बताओ। इथेनॉल तो तुम समझती हो बस वाटर। बुक की रिएक्शन है, जरा ऐसे समझो। एक एच यहाँ लगा दिया और एक CH2 और है, यही चीज मैं कहता हूँ वाटर निकाल दो। क्या बनेगा? इथीन ना। और ये इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरत होगी? रिएजेंट क्या क्या और क्या डिग्री चाहिए होगी? 170। और क्या चाहिए? कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट है क्या आपकी जानकारी? नहीं है? बोलो सरोज। कंसंट्रेटेड, उसको लेना पड़ेगा। तो उसको डाल के और बुक में रिएक्शन दी है, बस 170 डिग्री और लिख दीजिएगा उसमें। कोई टेम्परेचर बुक में दिया है क्या? नहीं दिया। तो इसमें 443 केल्विन से जरा निकालो कितना बनता है, और 273 कम करो, अभी डिग्री में आ जाएगा। तो ये 170 डिग्री तो बन रहा है, ठीक है ना? तो 170 डिग्री भी लिख सकते हो, 440 केल्विन भी है, बुक में 443 केल्विन भी, दोनों में से। That is reaction of ethanol with sodium. सोडियम के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन गैस देगा, सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा और सिंपली रिएक्ट करेगा। इसके लिए किसी रिएजेंट की जरूरत नहीं, बस सोडियम का चंक डाल दो। सही। पांचवी चीज,
रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद इथेनोइक एसिड, ठीक है, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद now question number 3, write 2 chemical reactions for deesterification. इतना ही करना है आपको। सर ये वाली दोनों लिखो। बताइए, सर ये ऊपर वाली दोनों लिखो। यही दोनों लिखने, ये डीएस्टिफिकेशन की अगले पेज पे है, देखो, है ना। पहले आप इसका क्या करो, डीएस्टिफिकेशन कर लो, फिर सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो। अभी तो हल्के में बनाओ, फिर मैं हायर कर दूंगा तो सोप हो जाएगा। मान लो मैं 17 ले लूं तो क्या यही सोप ना हो जाए? यही चीज। हाँ बोलो। समझो इस चीज को। इथेनॉल लो और इथेनोइक एसिड लो, तुमको दोनों के फार्मूले बताने पड़ेंगे, तब तो मैं बताऊं इथेनोइक एसिड कब ये तो मेरे समझाने समझ ही नहीं पाओगे। बोलो। ये किसका है? बोलो, फिर से बोलो। ये तो कुछ नहीं है। तो अभी तुम्हें कल बताएंगे, थोड़ा सा तुम सीख लो। अभी तुम इथेनॉल का बता रही हो, इथेनॉल के लिए तुम पाएगा लिखा अभी अभी पढ़ा है। तुम्हारी साथ में कल लिखा से है। स्टार्ट करेगी। इस बार तो मैं ऑक्सीडेशन ये है ना। ये बोलो ये ऑक्सीडेशन डायरेक्ट लिखो। एक इस दो शीट इस तरीके से करोगे आराम से हो जाएगा, फिर दिमाग थोड़ा सा लगाना है। सेकंड वाले के ही है ना। सेकंड का ना, C2H5 हाँ यही है। क्या? हाँ उसमें दोनों ही लिखो, यही है बुक की